हेलो। हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैन यू हियर मी? हेलो, कैन यू हियर Hello. मी? Yes, you can. Santoshi. चलिए, तो हम आज देखने वाले हैं, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से बेसिक फंडामेंटल लेक्चर्स। इन फंडामेंटल लेक्चर्स में हम क्या देखने वाले हैं, जितने भी हमारे एसोसिएटेड लॉजिक्स होते हैं किसी कॉन्सेप्ट में, किसी अकाउंटिंग एंट्रीज में हो, चाहे वो कॉस्ट से रिलेटेड हो या आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, सारी चीजें हम लॉजिकली यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट्स की जर्नी से स्टार्ट करेंगे। आपकी अकाउंट्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है। तो अकाउंट्स की जर्नी की बात करें हम, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग से। और ये जर्नी एंड कहाँ होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रिपरेशन से। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें मैं बहुत जीरो लेवल से चल रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हम जीरो से समझना चाह रहे हैं। आज आपके इस फर्स्ट लेक्चर में आप पूरी अकाउंट्स की जर्नी देख लोगे। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन और इवेंट की रिकॉर्डिंग। अब मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ आपसे कि ट्रांजैक्शन और इवेंट की हमें रिकॉर्डिंग करना होती है, तो इसमें जो इवेंट शब्द है, जो इवेंट वर्ड यूज हो रहा है, क्या आपको इवेंट का मतलब पता है किसी स्टूडेंट को? हम दो चीजों की अकाउंटिंग एंट्री करते हैं हमारे यहाँ पे। एक तो ट्रांजैक्शन की, जैसे सपोज दैट मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने गुड्स सोल्ड किया किसी डेटर्स को, तो आपने एंट्री पास करी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये आपने उससे ट्रांजैक्शन किया। लेकिन सपोज दैट वो आपके पैसे देने से मना कर दे, मतलब वो क्या हो जाए, बैड डेट्स हो जाए। तब ये जो बैड डेट्स हुआ, क्या आपने बैड डेट्स के लिए कोई ट्रांजैक्शन किया या ये अपने आप हो गया? इट इज द हैपनिंग। बैड डेट्स की आप एंट्री करते हैं, उसको ट्रांजैक्शन नहीं मानना है हमें, उसे इवेंट बोला जाता है। तो इवेंट का मीनिंग क्या हुआ? इवेंट का मीनिंग हुआ ऑल द हैपनिंग्स आर रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम केवल ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करते थे, हम इवेंट की भी अकाउंटिंग एंट्री करते थे। एग्जाम्पल बैड डेट्स, तो बैड डेट्स क्या हो गया, हमारा हैपनिंग हो गया। एक और रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल, आप जब असेट से परचेज करते हैं तब आप क्या एंट्री पास करते हैं? और जब उसको सेल्स करते हैं तो क्या करते हैं? इट मीन्स असेट्स को खरीदना और असेट्स को बेचना, ये दो अलग अलग ट्रांजैक्शन है। इनसे जो रिजल्ट निकलेगा, क्या आप उसकी भी अकाउंटिंग एंट्री पास करते थे? अगर यस, तो क्या हम उसको ट्रांजैक्शन बोलते थे या इवेंट बोलते थे? जनरली हम उसको ट्रांजैक्शन ही ट्रीट करते थे, लेकिन अब हमें सही तरीके से उसको इंटरप्रिटेट करना है। वो आपका ट्रांजैक्शन नहीं होता है, वो आपका इवेंट होता है। दैट इज द रिजल्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सपोज दैट आपने एक फर्नीचर परचेज किया फॉर ₹10,000 और आपने उसको उसी अकाउंटिंग पीरियड में एक दो महीने में सेल्स कर दिया फॉर ₹9,000। सो व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट इज द ₹1,000 लॉस। क्या आप इस लॉस की एंट्री करते थे? यस, एंट्री तो करते थे, लेकिन उसको क्या मान के करना है? हमें ट्रांजैक्शन मान के नहीं करना है, उसको इवेंट मान के करना है। तो आपसे अगर कोई पूछे क्या आप ओनली अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की एंट्री करते हो क्या, तो आपका आंसर होना चाहिए नहीं, हम ट्रांजैक्शन एज वेल एज इवेंट की भी अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, किसी बिजनेस एक्टिविटी को आइडेंटिफाइड करना कि क्या ये मनी में मेजरेबल है। अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी
अगर मनी में मेजरेबल नहीं है तो क्या हम उसकी अकाउंटिंग एंट्री करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि अगर आप अकाउंटिंग एंट्री करने जाओगे तो आप अमाउंट सेक्शन में क्या लिखोगे? आप अमाउंट वाले कॉलम में कुछ लिख नहीं पाओगे। इसीलिए हम बोलते थे कि उसको मनी में मेजरेबल होना चाहिए। तो बात आ गई कि आपने मनी में मेजरेबल ट्रांजैक्शन भी आइडेंटिफाइड कर लिया, अब उसकी रिकॉर्डिंग करना है। तो रिकॉर्डिंग करने के बेसिस क्या है, हम रिकॉर्डिंग किस बेसिस पर करते हैं? तो उसके लिए क्या है, गोल्डन रूल्स है। तो क्या गोल्डन रूल्स हमें सभी को हर समय याद रहते हैं? चलिए अभी देख लेते हैं कितने बच्चों को गोल्डन रूल्स अभी याद है, क्योंकि ये किसी भी बेसिक एंट्री का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है। याद है सर। याद है। और कितने बच्चों को याद है? याद है सर। याद है। याद है सर। कितने रूल्स हैं गोल्डन याद है रूल्स? याद है सर। क्या आप पर्सनल रियल नॉमिनल। नहीं नहीं नहीं, पर्सनल रियल नॉमिनल इज अ टाइप ऑफ अकाउंट, नॉट अ गोल्डन रूल। Debit all the expenses. Total there are 3 rules. टोटल देयर आर द 3 रूल्स। लेकिन आप बिना रूल्स के भी अकाउंटिंग एंट्री पास करना सीख गए हो। क्यों सीख गए हो? क्योंकि आपने इतनी बार उसकी प्रैक्टिस कर ली कि अब आपको रूल अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आप बिना रूल अप्लाई करे भी अकाउंटिंग एंट्री कर लेते हो। लेकिन ये आप कब करोगे? जब आपकी वो एंट्री नोन होगी। जैसे ही अननोन सिचुएशन आती है तो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है कि अब इसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें। तो हमें याद करना होते हैं हमारे गोल्डन रूल्स कि किन चीजों को डेबिट किया जाएगा और किन चीजों को क्रेडिट किया जाएगा। तो गोल्डन रूल याद करने की जरूरत नहीं है, और वो याद रहते भी नहीं है। अगर आप आज कर लोगे तो भूल जाओगे थोड़े दिन बाद, और अगर आपको याद भी है तो उसको अप्लाइड करने में आपको प्रैक्टिकल इशू आएंगे। आप 3 रूल सोचोगे किसी ट्रांजेक्शन में, तब तक आपका टाइम निकल जाएगा, बहुत डिले हो जाएगा। तो इसका कोई नया तरीका है क्या? यस, एक मॉडर्नाइज अप्रोच है। उसमें आपको क्या करना होता है, हमारे बिजनेस में मेनली 6 आइटम्स होते हैं। असेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन या प्रॉफिट बोल लीजिए। केवल और केवल ये 6 चीजें होती है। अगर आपने ये 6 चीजें आइडेंटिफाइड कर ली किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो आप वर्ल्ड की कोई सी भी एंट्री कर सकते हो, चाहे वो नोन एंट्री हो या अननोन एंट्री हो। कभी भी आपकी अकाउंटिंग एंट्री गलत नहीं हो सकती। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफाइड करना चाहिए कि आपकी असेट्स क्रिएट हो रही है या नहीं हो रही है, लायबिलिटी क्रिएट हो रही है क्या एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहा है या इनकम क्रिएट हो रही है, लॉस हो रहा है उस ट्रांजेक्शन से या उस ट्रांजेक्शन से गेन हो रहा है। अगर आपने केवल और केवल ये 6 चीजें आइडेंटिफाइड कर ली तो आप कोई सी भी अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, इसी एग्जाम्पल में आपने रेंट पे किया। बताइए इस ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है। इस आपने रेंट पे किया तो इसका इंपैक्ट क्या होगा? एक्सपेंस। ये आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। इस एक्सपेंस तो है, लेकिन एक और चीज इंपैक्ट हो रही है, इससे आपकी असेट्स कम हो रही है क्या? हो रही है। हो रही है, क्योंकि आपका कैश इन हैंड चला जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना आइडेंटिफाइड करना है। ये आप नोन एंट्रियां हैं इसलिए आप इसकी डायरेक्टली एंट्री पास कर दोगे, लेकिन जैसे ही अननोन सिचुएशन आई तब भी आपको इसी टाइप से सोचना है कि इसका इंपैक्ट आपके बिजनेस पर क्या होने वाला है। आपको रेंट मिला आपको, मतलब रेंट रिसीव्ड हुआ, ये क्या है आपके बिजनेस के लिए? इनकम है या एक्सपेंसेस? इनकम, ठीक है ना। तो इनकम क्या होगी वो देखेंगे हम। इनकम को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए, हम बाद में देख लेंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है बिजनेस पे? आपकी असेट्स बढ़ रही है। इस इनकम से क्या हो रही है, आपकी असेट्स बढ़ रही है, क्योंकि आपके क्या बढ़ रहे हैं इससे? कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, है ना, करंट असेट्स बढ़ जाएगा आपका। तो बस इतना सा ही सोचना है। एक ट्रांजेक्शन के 2 इंपैक्ट होते हैं, हमने ये पढ़ा था ड्यूअल एंट्री सिस्टम।
तो वो दूसरा इम्पैक्ट क्या है, एक इम्पैक्ट तो हमने डायरेक्टली सोच लिया ये मेरा एक्सपेंसेस है, तो इसका दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, इस एक्सपेंसेस से मेरी असेट्स कम होगी, तो कम होगी तो उस केस में मुझे क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, वो देखेंगे। चलिए, अगर आपकी असेट्स क्रिएट हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको करोगे डेबिट। अगर आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो आप उसको क्या करोगे, आप उसको करोगे क्रेडिट। अगर एक्सपेंसेस हो रहा है तो उसको क्या करोगे, उसको करोगे आप डेबिट। अगर आपकी इनकम क्रिएट हो रही है तो आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। अगर किसी ट्रांजैक्शन में आपको लॉस हो रहा है तो उस लॉस को आप करोगे डेबिट और गेन को करोगे आप क्रेडिट। इसका हम एक और समराइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और कैटेगराइज कर लेते हैं। उसके लिए मैं लिख रहा हूं ऑल असेट्स कॉमा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये क्या होंगे आपके, ये हमेशा आपके डेबिट होंगे। ऑल लाइबिलिटी कॉमा इनकम एंड गेन या प्रॉफिट, ये क्या होंगे आपके, ऑलवेज क्रेडिट हो। अब देखो आपको क्या पहचानना है, एक ट्रांजैक्शन में आपको सिर्फ और सिर्फ यही पहचानना है कि वो इस ट्रांजैक्शन में आपकी एसेट्स क्रिएट हो रही है क्या, यस हो रही है तो डेबिट कर दो, एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहा है डेबिट कर दो, लॉस क्रिएट हो रहा है तो डेबिट कर दो। मतलब आपके ये तीनों एक ग्रुप में आ गए, असेट्स, चाहे असेट्स क्रिएट हो, एक्सपेंसेस क्रिएट हो या लॉसेस क्रिएट हो, आपको उसको डेबिट करना है। और उसका दूसरा इंपैक्ट क्या जाएगा, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी या आपकी इनकम बढ़ेगी या आपका गेन बढ़ेगा। इनको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। लेकिन सपोज दैट ये तो कब, जब आपकी असेट्स या तो क्रिएट होगी या एक्सपेंसेस क्रिएट हो रहा है या लॉस जनरेट हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर ये डिक्रीज हो तो हमें क्या करना चाहिए फिर, अगर आपकी असेट्स डिक्रीज होगी तो आपको उससे डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट होगा। रिवर्सल एंट्री होगा। यस, तो देखो हमें रिवर्सल पे जाना ही नहीं है अभी, तो बस इतना सा आप समझ लोगे ना, आपकी एंट्री करने का टाइम बहुत फास्ट हो जाएगा, आप बहुत रैपिड तरीके से इसको एंट्रियां कर पाओगे। ये इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम गोल्डन रूल को स्किप कर रहे हैं, क्योंकि ये गोल्डन रूल से अच्छा तरीका है समझने का एंट्रियां, और तरीका फास्ट है बड़ा। जब आप एनालिसिस करोगे बैलेंस शीट का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करोगे, तब आपको ये असेट्स और लाइबिलिटी वाला जो डेबिट क्रेडिट वाला जो रूल है ना, ये बहुत अच्छे काम में आएगा। मैं बताऊंगा आपको कि कैसे काम में आएगा वहां पे भी। तो जब आपकी असेट से डिक्रीज होती है तो उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेमेंट किया, एक्सपेंसेस पे किया, जैसे हम रेंट ले लेते हैं एक्सपेंसेस, तो आपने क्या एंट्री पास करी, रेंट इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है टू कैश, तो आपने ये अकाउंटिंग एंट्री पास करी। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट हुआ देखो आपकी कैश कम हो गई, मतलब आपकी असेट्स डिक्रीज हो गई। जब भी असेट्स डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। रेंट मेरा एक्सपेंसेस है इसलिए मैंने उसको डेबिट कर दिया। तो लॉजिक्स आपके हमेशा साथ में रहेंगे कि कोई आपसे पूछे कि आपने रेंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि वो आपका एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं। कैश आपने क्यों क्रेडिट किया, कैश तो आपकी असेट्स होती है और असेट्स तो डेबिट होती है जनरली। ये जनरल रूल है हमारा, ये कैसा रूल है हमारा, जनरल रूल है कि असेट्स क्या होगी, डेबिट होगी, लाइबिलिटी क्या होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, जब ये कम होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, जब ये डिक्रीज होते हैं तब हमें क्रेडिट करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हमें डेबिट करना पड़ेगा। क्रेडिट तो वो ऑलरेडी होती है, लाइबिलिटी का नेचर ही क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस। तो जब ये लाइबिलिटी डिक्रीज होती है, जब लाइबिलिटी कम होती है तो उसे हमें डेबिट करना होता है। क्या करना पड़ता है, हमें डेबिट करना होता है। एग्जाम्पल, कोई एंट्री, आपने सप्लायर को पेमेंट किया, बताइए सप्लायर मतलब कि क्रेडिटर, क्या हमारी लाइबिलिटी होती है, यस वो हमारे लाइबिलिटी में होते हैं, ठीक है ना।
तो जब लाइबिलिटी को हम पेमेंट कर रहे हैं, सपोज दैट एक रवि नाम का पर्सन है जिससे हमने परचेज किया था। चलिए हम परचेज वाली भी एंट्री एक पास करके देख लेते हैं। हमने परचेज किया रवि से, तो हमने ये एंट्री पास करी, 10,000 की हमने परचेज करी। अब रवि को हम पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या करा, लाइबिलिटी क्रिएट करी। क्या करा हमने, लाइबिलिटी क्रिएट करी। हमने क्रेडिट पे गुड्स खरीदा है तो हमने यहाँ पर लाइबिलिटी क्रिएट कर दी। जब लाइबिलिटी क्रिएट होती है तो वो अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो हमने रवि को क्रेडिट कर दिया। अब हम रवि को पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं मीन्स हमारी लाइबिलिटी को कम कर रहे हैं, तो रवि अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमें लाइबिलिटी को अब क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। डेबिट, रवि हमारा वेंडर है। यस वेंडर है, और कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, दोनों चीजें इंपैक्ट हो रही है यहाँ पे। लॉजिक क्या है इनके पीछे, डिक्रीज इन लाइबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट होती है। तो मैं यहाँ लिख दूं डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आपकी लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, इसलिए आपने उसको डेबिट कर दिया। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज इन असेट्स हो रहा है आपका। क्या हो रहा है, कैश जा रहा है तो आपका असेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है या बढ़ रहा है, कम हो रहा है। और डिक्रीज होती है जब असेट्स, तो हमें उसको क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए या क्रेडिट करना चाहिए, David. क्रेडिट करना चाहिए। जब भी असेट्स कम होगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। ये रहा रूल। देखो ये आपको पता है कहाँ काम आएगी, जब आप एनालिसिस करोगे। अब फटाफट आपको डिसीजन लेना है। जैसे ही मैंने बोला कि असेट्स कम हो गई, तो आपका दिमाग वैसे ही दौड़ना चाहिए कहाँ पे, उसको क्रेडिट करने में। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे ही मैंने बोला कि लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई, डिक्रीज हो गई इट मीन्स ये डेबिट होगा इसका अकाउंट, है ना। तो ये इसीलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे डे वन से क्या होना चाहिए, लॉजिक से एकदम क्लियर होना चाहिए। तो चलिए हमने ये क्या करा, सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजेक्शन की। अब रिकॉर्डिंग करने का बेस क्या है, रिकॉर्डिंग करने का बेस ये है आपका, जिसको हम गोल्डन रूल भी बोलते हैं। ये गोल्डन रूल ही है एक तरीके से, लेकिन उसका हमने फॉर्म चेंज कर दिया। ये मॉडर्नाइज अप्रोच है। आपने डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है, ये तो सीख लिया। इसके बाद आप क्या करते हो, उस बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री करते हो, जिसको हम बोलते हैं जनरलाइज करना, जनरल एंट्री पास करना। ये आप क्यों करते हो, इसके पीछे का क्या बेस होता है, हमें क्यों करना चाहिए बिजनेस ट्रांजैक्शन की एंट्रियां, डिसीजन मेकिंग के लिए, किसके लिए, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए करना चाहिए। और क्या अगर हम अकाउंटिंग एंट्री ना करें तो क्या डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते क्या हमारे बिजनेस में, बिजनेस तो रन हो रहा है हमारा। हमारा देखिए बिजनेस तो रन हो रहा है, लेकिन हमने क्या करा, उसको रिकॉर्डिंग करते गए ट्रांजैक्शन की। तो ये रिकॉर्डिंग करने की क्या नेसेसिटी है, हम क्यों करते हैं, क्योंकि सर एक रिपोर्ट आउट करना पड़ता है, रिपोर्ट आउट करना पड़ता है। अगर ये कंपलसरी रिपोर्ट आउट करना ना हो तो भी हमें क्या रिकॉर्डिंग करना चाहिए क्या, बिल्कुल सर। उससे फिर ये पता चलेगा कि अब बिजनेस प्रॉफिट में रन कर रहा है, लॉस में रन कर रहा है। यस, मतलब कि एक बिजनेसमैन जो है सारी चीजों को मेमोराइज करके नहीं रख सकता, इसके लिए वो क्या करता है, वो राइटिंग में लिखता है। मतलब वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके रख लेता है अपने पास, फ्यूचर यूज के लिए। किसके लिए, फ्यूचर यूज के लिए। इस बेसिस पे आप क्या करोगे, आप देखोगे अपने बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा, आपके बिजनेस की आज की पोजीशन क्या है ना, आपके पास कितना कैश फ्लो आ रहा है, आपको किसी पर्सन से कितना लेना है या कितना देना है, आपके पास कितनी असेट्स है, कितनी लाइबिलिटी है, आपकी आज कैपिटल कितनी हो गई, नेट वर्थ कितनी हो गई। ये सारी चीजें आप कैसे पता करोगे, जब आपके पास राइटिंग में कुछ होगा। तो इसीलिए बोला जाता है। तो इसका मेन बेसिक पर्पस क्या है, इसका बेसिक पर्पस ये है कि एक बिजनेसमैन सारे ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकता, मेमोराइज नहीं कर सकता, इसके लिए क्या करता है, वो रिकॉर्डिंग करता है ट्रांजैक्शन की, जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर में जाके डिसीजन ले सके। ठीक है, तो आपने ये तो समझ लिया कि इसकी रिकॉर्डिंग करना है। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम इसके बाद क्या करते थे, इसका क्लासिफिकेशन करते थे, हम लेजर अकाउंट बनाया करते थे। जब हम लेजर अकाउंट बनाते थे तो लेजर अकाउंट बनाते समय दो चीजें हमेशा याद रखना चाहिए।
केवल दो चीजें काम की होती है, बाकी लेजर अकाउंट कुछ भी नहीं है। यहाँ से हमने कॉपी किया, जनरल एंट्री से हमने कॉपी किया और लेजर अकाउंट में पेस्ट कर दिया, यही काम होता है लेजर का और कुछ भी नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये आता है कि हम लेजर बनाते क्यों है, क्योंकि हमने फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया कि एक बिजनेसमैन जो है वो सारी चीजें याद नहीं रख सकता, इसलिए उसने रिकॉर्डिंग कर ली, इसलिए उसने क्या कर दी, जनरल एंट्री पास कर दी। अब उसने ये वाला क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया कि याद नहीं रख सकता, इसलिए उसने एंट्री पास कर दी। तो वो लेजर अकाउंट क्यों क्रिएट करता है? सर लेजर अकाउंट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि उससे पता चल जाता है कि किसके साथ कितना एक्सपेंस हो रहा है और कितना इनकम आ रहा है। जैसे मेरा सप्लायर है, यस तो सप्लायर का एक सेपरेट अकाउंट बनता रहेगा, यस रेंट जा रहा है तो रेंट का अकाउंट बनता रहेगा। यस। क्या हम बिना लेजर बनाए भी क्या ये पता कर सकते हैं क्या? मतलब नहीं सर, इसमें क्लासिफिकेशन हो जाती है। नहीं, जैसे सपोज दैट मैं ये बोल रहा हूँ मैंने 365 दिन सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, ठीक है ना। रवि मेरे पास आया कि रवि अब मेरे से पैसे लेने के लिए आया मेरे पास ईयर एंड पे कि आप मुझे पैसे दे दीजिए, तो क्या हम रवि का हिसाब नहीं कर सकते क्या? तो कहने का मतलब बिना लेजर के काम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। हो तो सकता है, हो सकता है, लेकिन उसमें क्या चीजें आएगी, दो चीजों की प्रॉब्लम आएगी। एक तो बहुत टाइम लगेगा, एक तो बहुत टाइम लगेगा, मतलब बहुत सारा टाइम कंज्यूम होगा। हम क्या करेंगे, 365 दिन के ट्रांजेक्शन देखेंगे। अब 365 दिन में सिर्फ रवि से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, हमारा बहुत लोगों से ट्रांजेक्शन हुआ, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए। सपोज दैट 1 लाख ट्रांजेक्शन हुए। अब 1 लाख ट्रांजेक्शन में हम पता है क्या कर रहे हैं, हम सर्चिंग कर रहे हैं रवि का अकाउंट कितने अमाउंट से डेबिट हो रहा है, कितने से क्रेडिट हो रहा है। ये देखो स्क्रोलिंग करते जा रहा हूं मैं 1 लाख ट्रांजेक्शन की। तो इससे क्या होगा, एक तो टाइम बहुत लग रहा है और हो सकता है किसी डे की एंट्री छूट जाए। तो इससे क्लासिफिकेशन, यस, तो क्लासिफिकेशन, तो इससे क्या बेनिफिट हुआ आपसे? देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द लेजर, है ना। इससे हमारी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो रही है कि ये इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, लेजर अकाउंट आखिर किसी ने बनाया क्यों होगा। ये भी हम इससे ये समझ रहे हैं कि आखिर लेजर अकाउंट बनाने की नीड क्या थी। नीड ये थी कि हमें एक तो टाइम बचाना था और एरर फ्री रखना था हमारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग को। तो हमने क्या करा, यहाँ पे लेजर अकाउंट से क्लासिफिकेशन कर दिया। अब मैंने क्या करा, रवि से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितने भी है वो एक प्लेस पे लिखना स्टार्ट कर दिए और उसी प्लेस को मैंने क्या बोला, उस पेपर पे जहां पे लिखा मैंने उसी को मैंने लेजर बोलना स्टार्ट कर दिया। तो ये रवि का लेजर अकाउंट। ऐसे ही हम क्या करते हैं, सारे ट्रांजेक्शन जितने भी हुए हैं सब के अकाउंट मेंटेन कर लेते हैं। उससे मुझे क्या मिल जाती है, एक समरी मिल जाती है, समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। तो लेजर अकाउंट क्या है, अगर देखा जाए तो इसका मीनिंग क्या बन सकता है, इट इज द समरी ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड टू दैट अकाउंट। हम जिस अकाउंट को हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी सारी समरी एक प्लेस पे आ जाती है, इसी को हम लेजर अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये लेजर अकाउंट जब हम बना रहे होते हैं तो हमें दो चीजें ध्यान में रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि ये आपको बहुत काम आएगी। लेजर, सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने एक गुड्स सेल किया अमन को, अमन टू सेल्स 10,000, ये आपका डेबिट और ये आपका क्रेडिट, और अमन से मुझे कैश रिसीव्ड होता है और मैं उसको डिस्काउंट भी देता हूं। चलिए आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करिए अकाउंटिंग एंट्री करने में, कि मैंने अमन को 10,000 रुपीज का गुड्स सोल्ड आउट किया। अब मुझे उससे कैश मिल रहा है 9,000 और मैं उसको डिस्काउंट दे रहा हूं 1,000 रुपीज का। क्या अकाउंटिंग एंट्री करना चाहिए इस केस में हमें? Bank account debit for 9,000 rupees, discount debit for 1,000, discount allowed debit for 1,000 rupees, and the account that will be credited is Aman's अमन account, अकाउंट, right? ठीक है, For total 10,000. टोटल 10,000। तो देखो हमें अगर ये एंट्री नहीं भी आती, अब इसमें मैंने क्या डाल दिया था, डिस्काउंट फैक्टर डाल दिया था। आपको कैसे सोचना है, कैसे अप्लाइड करना है ये मॉडर्नाइज अप्रोच, आपको सोचना चाहिए कि अब डिस्काउंट को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। कभी हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में यह आए कि अब डिस्काउंट को हम क्या करें, डेबिट करें या क्रेडिट करें। यहाँ पे तो डिस्काउंट क्या है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या हो रहा है? सर अगर मिल रहा है तो इनकम है, नहीं, जा रहा है तो अभी फिर इस केस में अभी क्या हो रहा है, Loss. लॉस है ना। तो हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 1,000 का। और लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस डेबिटेड होते हैं। डेबिट होता है।
आपके सामने अननोन सिचुएशन भी आ जाए, ये आप एंट्री क्यों कर रहे हो इमीडिएट, क्योंकि आपने डिस्काउंट की एंट्री बहुत बार कर चुके हो, आपने ये एंट्री डायरेक्टली, लेकिन ये अननोन एंट्री होती तो भी आप इसको कैसे करोगे, आप इम्पैक्ट सोचोगे कि बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। कैश आपके पास आया 9000, ये आपने डेबिट कर दिया, चलिए डेबिट डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट। अब हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे। मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, कैश आया आपके पास ओनली 7000 और आप इसको करोगे 8000 ताकि बैलेंस बच जाए कुछ। अब मैं लेजर अकाउंट बनाता हूँ अमन का। अभी मैं डेट नहीं ले रहा हूं इसमें, ना ही मैं जनरल फोलियो वाला कॉलम ले रहा हूं। ठीक है चलो, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब ये मेरा कौन सा साइट है, ये आपका डेबिट साइट है और ये आपका क्रेडिट साइट है, ठीक है। अब अगर आपको इसकी पोस्टिंग करना है तो पोस्टिंग कैसे करोगे, ये अकाउंटिंग एंट्रियां हैं आपकी दो, इसकी पोस्टिंग करना है हमें लेजर अकाउंट में। तो डेबिट साइड में जाएगी या क्रेडिट साइड में जाएगी, पहली वाली एंट्री कहाँ जाएगी, डेबिट डेबिट साइड में। डेबिट साइड Cash में। account 7. तो क्या लिखूं मैं, टू सेल से लिखूं, यस। चलिए कभी भी आप टू सेल्स पहले मत लिखना, गलती नहीं हो सकती, वो बताता हूँ क्यों। सेकंड वाली एंट्री डेबिट होगी या क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी। क्रेडिट होगी। कितने अमाउंट से, So by cash 7,000, by discount 1,000, discount allowed. देखो जब भी आप अकाउंट बनाओ तो मैंने बोला था कि दो चीजें ध्यान में रखना चाहिए लेजर अकाउंट बनाते समय। जो लेजर अकाउंट हम बना रहे हैं वो डेबिट या क्रेडिट होता है, ना कि ये अंदर की चीजें। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं, सर सेल्स तो क्रेडिट हुआ है, क्या हुआ है, सेल्स तो क्रेडिट हुआ है, वो कहाँ जाना चाहिए, क्रेडिट साइड में जाना चाहिए, है ना। ये प्राइमरी गलती होती है बच्चों से, वो सेल्स को क्रेडिट करते हैं। लेकिन हमें क्रेडिट किसको करना है, हम किसका अकाउंट बना रहे हैं, हम अमन का अकाउंट बना रहे हैं। तो अमन का अकाउंट इस अकाउंटिंग एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, बस यही देखना होता है हमें। अमन का अकाउंट यहाँ पे डेबिट हुआ, इसलिए हमने डेबिट में 10,000 लिख दिए। इस एंट्री में अमन का अकाउंट 8,000 से क्रेडिट हो रहा है, तो 8,000 का बाइफरकेशन हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए हमने क्या कर दिया, बाइफरकेशन करके यहाँ पे लिख दिया 7,000 और 1,000। अब बात आती है कि इसके अंदर क्या लिखा जाए, क्या ये कोई अकाउंट होता है क्या, नहीं, ये जस्ट एक इंफॉर्मेशन है। ये रीजन है कि आपने ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट क्यों करा, उसका रीजन आप लिख रहे हो। तो ये 10,000 आपने डेबिट क्यों करे, आपने सेल्स करा इसको। तो हमारा प्रेजेंटेशन का तरीका कैसे होता है, टू लिखते हैं हम डेबिट साइड के लिए और क्रेडिट साइड के लिए बाय लिखते हैं, बाय कैश, बाय डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड। तो आप जब फ्यूचर में जाके देखोगे, अगर आप ये इंफॉर्मेशन अंदर नहीं देते इनको, तो आपको फ्यूचर में जाके पता नहीं चलता कि ये 7,000 किस चीज के आए थे और 1,000 किस चीज के आए। आप इसको हो सकता है इसको भी आप कैश मान सकते हो, इसको भी आप कैश मान सकते हो। फ्यूचर डेट में आज तो आपने एंट्री करी, उस दिन आपने पोस्टिंग करी, आपको याद है, लेकिन फ्यूचर में याद नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ क्या लिखते हैं, उसका रीजन लिखते हैं कि ये 1,000 किस चीज के आए हुए या 7,000 किस चीज के आए। तो हमने यहाँ पे लिखा बाय डिस्काउंट और बाय कैश, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि ये अकाउंट डेबिट होता है, ना कि ये अंदर की चीजें डेबिट या क्रेडिट, ये अकाउंट डेबिट या क्रेडिट होता है। अब हमारा क्या निकलेगा, अब बैलेंसिंग करेंगे हम। अब बैलेंसिंग करेंगे तो बैलेंस कितना आ रहा है, 10,000. 2,000 2,000. by balance period. 2,000 बाय बैलेंस, सीडी या बीडी, Carried down. CD. सीडी कैरी डाउन यूज करते हैं हम, ठीक है। Right. कितना 2,000 रुपीज बैलेंस आया। अब मेरा आप सभी से क्वेश्चन ये है, कि ये जो 2,000 रुपीज का बैलेंस आ रहा है,
ये बैलेंस कैसा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस पेंडिंग है डेटर्स, या क्रेडिट बैलेंस है? पेंडिंग डेटर्स डेबिट बैलेंस है। Debit balance, that is ये क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट वाला। ये डेबिट बैलेंस है, जब अकाउंट ट्रांसफर होगा तो ये ब्रॉड डाउन में डेबिट आएगा। चलिए, और कोई किसी और का ओपिनियन, कोई डिफर करता है डेबिट बैलेंस से और कोई कोई अदर ओपिनियन किसी का? तो डेबिट बैलेंस इसलिए बिकॉज अभी हमें अमाउंट रिकवर्ड करना है, ये हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, ये हमारा एसेट है, दैट्स व्हाई। यस, तो सभी का लगभग ओपिनियन ये आ रहा है कि ये डेबिट बैलेंस है। यस, इवन दो ये क्रेडिट साइड में लिखा होता है, लेकिन ये होता है डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस। ये इंडिकेट करता है हमारी डेबिट साइड को बड़ी होने को, कि ये बताता है कि आपकी डेबिट साइड बड़ी है। डेबिट साइड जब बड़ी होती है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपकी असेट्स है। क्या है? आपकी असेट्स है। आपका बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में निकल रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपकी असेट्स है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको इससे समझाता हूँ। क्योंकि यहाँ पे एसेट देखो क्रिएट हुआ है। आपको मैं बताता हूँ यहाँ से। अमन का अकाउंट आपने कितने से डेबिट किया था? 10,000 रुपीज से डेबिट। जैसे ही आपने इसको डेबिट किया था, आपने बोलना स्टार्ट कर दिया था कि मुझे अमन से 10,000 रुपीज लेना है। आपने जैसे ही उसको 8,000 से क्रेडिट कर दिया तो आपने क्या बोला कि उससे मुझे 8,000 रुपीज आ चुके हैं, अब मुझे उससे कितना लेना है। देखो इसका नेट इम्पैक्ट क्या है? 2,000 इम्पैक्ट है क्या इसका नेट? यस, इसका नेट इम्पैक्ट है जो 2,000, मतलब हम अभी भी क्या बोल रहे हैं, 2,000 रुपीज उससे लेना है। यही हमने बैलेंस निकाल के देख लिया, क्योंकि हम हर एंट्री को ट्रेस नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि बहुत सारी एंट्री होती है पूरे अकाउंटिंग ईयर में, तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको बैलेंसिंग निकालते हैं। इवन तो हमने लिखा है इसको क्रेडिट साइड में, लेकिन इसको बोला जाता है डेबिट बैलेंस। अच्छा, अगर आप गलत आइडेंटिफाइड कर लोगे तो इसका इम्पैक्ट क्या जा सकता है? इसका इम्पैक्ट जा सकता है जब आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो, तो जब आप ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे तो आप इसको किस साइड लिखोगे? अगर आपने गलत आइडेंटिफाई कर लिया इसको, तो आप अमन का अकाउंट डेबिट में लिखोगे या क्रेडिट में लिखोगे? अगर आपने गलत आइडेंटिफाइड कर लिया कि ये तो क्रेडिट साइड में लिखा है और क्रेडिट बैलेंस है, तो इससे इम्पैक्ट क्या जाएगा? गलती में बता देता हूं, तो उसका इम्पैक्ट क्या जाएगा ये हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी में जाएगा या असेट्स में जाएगा? अगर आपने गलत आइडेंटिफिकेशन करा है तो ये लायबिलिटी में, क्योंकि आप क्रेडिट बैलेंस कहां ले जाओगे? ट्रायल बैलेंस से। देखो आप सही करोगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप गलत कर दोगे तो उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, हम ये देख रहे हैं। अगर आप इसको गलत इंटरप्रिटेट कर दोगे, इस बैलेंस को क्रेडिट मान लोगे, तो आप इसको ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे, और क्रेडिट वाली चीजें सारी कहाँ चली जाती है? आपकी लायबिलिटी साइड में। तो अमन अकाउंट क्या बन जाएगा? आपकी लायबिलिटी बन जाएगा। कहाँ उससे आपको 2,000 रुपए लेना थे और कहाँ आप उसको पे करना पड़ रहे हैं। मतलब एक छोटी सी चीज के कारण आपका पूरा बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। आपको 2,000 रुपए लेना थे, देना निकल जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी चीज। तो ये कैसा बैलेंस है आपका? ये आपका डेबिट बैलेंस है। चलिए, अब आपने आइडेंटिफाइड कर लिया। ये दो चीजों के अलावा कुछ भी नहीं होता लेजर अकाउंट में। आपने यहाँ से कॉपी किया फिगर और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो व्हाट इज द नीड ऑफ द ट्रायल बैलेंस? हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं? लेजर के बाद हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। तो ट्रायल बैलेंस की नीड क्या होती है बनाने की? Just to ensure the accuracy of कि डेबिट और क्रेडिट हमारे मैच कर रहे हैं, डुअल इम्पैक्ट्स। डुअल इम्पैक्ट, कि हमारा डेबिट और क्रेडिट अगर मैच है तो हम ये मान लेंगे कि हमने सब कुछ सही करा हुआ है। क्या केवल इतना ही या फिर और कुछ? I mean, it's a summarized version of the balances by each ledger, that Yes. what to pay and what to receive. यस, तो इससे क्या हो जाएगा? समरी हमें मिल जाएगी। तो इस समरी से हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना सकते हैं। इस समरी का यूज करके हम क्या करेंगे? हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बना लेंगे, मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट को हम बना लेंगे। तो क्वेश्चन वापस आगे नहीं आता है, क्या ट्रायल बैलेंस के बिना हम बैलेंस शीट नहीं बना सकते हैं क्या? हम P&L नहीं बना सकते हैं क्या? अगर हमने ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया
तो क्या हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना सकते हैं? यस और नो? सर आंसर वही है कि टाइम लगेगा, यस, आंसर वही है जैसे जो अभी ढूंढना मैंने पड़ेगा। रीजन दिया, क्योंकि आप बिना ट्रायल बैलेंस के भी बना सकते हो, लेकिन आपको क्या लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे आपने ये देखा अमन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, आपने क्या लिखा इसको, असेट साइड में ले गए इसको, अपने असेट साइड में लिख दिया डेटर्स, क्या नाम है इसका, अमन नाम है। आपको इस टाइप से एक एक सर्च करना पड़ेगा लेजर, और आपको उसको बैलेंस शीट और P&L अकाउंट को फिल करना पड़ेगा। इतना फीड करने में टाइम लग सकता है, आप सर्चिंग करोगे। तो आपने क्या कर लिया, अमन से कितने लेना है एक पेज पे लिख दिया, ठीक है ना। रवि को कितना पे करना है एक पेज पे लिख दिया, आपकी टोटल असेट्स कितनी एक पेज पे लिख दिया, आपके टोटल एक्सपेंसेस कितने आपने एक पेज पे लिख दिया, आपने टोटल लिख दिया सबका, और जिसका बैलेंस निकल रहा बैलेंस लिख दिया। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक समरी क्रिएट हो रही है। ये समरी हेल्प करती है, क्या बनाने में हेल्प कर रही है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रही है। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस एक हेल्पिंग टूल है, ये हेल्प करता है हमें क्या बनाने में, हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस का अगर मीनिंग समझे कि ट्रायल बैलेंस क्या है, ट्रायल बैलेंस इज अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस, जितने भी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस है उनकी ये क्या होता है, समरी होता है। ट्रायल बैलेंस नथिंग बट अ समरी ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। अब बात आती है कि आपने ट्रायल बैलेंस जैसे ही देखा, उसके बाद आप उससे क्या क्रिएट करते हो, आप उससे क्रिएट करते हो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो जब भी आप ये दो चीजें क्रिएट करते हो, तो आपको देखना होता है कि कौन कौन से आइटम जो है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और कौन से आइटम बैलेंस शीट में जाएंगे। क्या किसी स्टूडेंट को कभी ये दिक्कत आती है कि कौन सा आइटम हमें P&L में ले जाना है और कौन सा बैलेंस शीट में ले जाना है, जब आपके सामने 4 से 5 पेज का ट्रायल बैलेंस हो? क्या कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है कि कौन सी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी और कौन सी चीजें आपके बैलेंस शीट में जाएगी? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं। तो चलिए उसका भी एक बहुत इजी सा सॉल्यूशन है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये 6 चीजें देखना है वापस से। वो अकाउंट कैसा अकाउंट है, वो आपका एक्सपेंसेस का अकाउंट है या इनकम का अकाउंट है, लॉस का अकाउंट है, गेन का अकाउंट है, किसका अकाउंट है? अगर ये अकाउंट है तो आप ले जाओगे इसको कहां पे, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। और ये दो चीजों के अकाउंट आप कहां ले जाओगे, सीधे बैलेंस शीट में। चाहे आपके सामने 10 पेज का ट्रायल बैलेंस आ जाए या कितने भी पेज का ट्रायल बैलेंस आ जाए, ये 6 चीजें होती है ट्रायल बैलेंस में। एक और चीज होती है प्रोविजन, उसके बारे में फर्दर डिस्कस करूंगा मैं। तो इन 6 चीजों के अलावा और कुछ नहीं होता आपके ट्रायल बैलेंस में, बस ये 6 चीजें ही है। आपको आइडेंटिफाइड सिर्फ इतना करना है कि एक्सपेंसेस वाला अकाउंट कहां जाएगा, ट्रेडिंग एंड P&L में, इनकम वाला अकाउंट ट्रेडिंग एंड P&L में, लॉस और गेन वाला अकाउंट ट्रेडिंग और P&L में। बची 2 चीजें कहां जाएगी, आपके बैलेंस शीट में जाएगी। बस इतना आसान है और कुछ नहीं है। चलिए सर ये पूरा 6 कंपोनेंट मिलके ट्रायल बैलेंस बनता है। बस किसी न किसी पार्टिसिपेंट के यहाँ से डिस्टरबेंस आ रहा है, चलिए ऑफ कर लीजिए उसको। तो हम अब देख रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा क्या बताता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा बिजनेस की परफॉर्मेंस को बताता है। वैसे ही बैलेंस शीट जो है वो क्या इंडिकेट करती है? सर बैलेंस शीट ये इंडिकेट करती है कि एज ऑन डेट हमारे पास एसेट्स हम कितना एक्वायर कर रहे हैं और कितना लायबिलिटी पे करनी है। यस, about the complete financial health of the organization. यस, और इसको बोलते हैं कि ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सर अभी आवाज पोजीशन चली, यह हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। बैलेंस शीट क्या करती है, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है किसी पर्टिकुलर डे पर, ठीक है ना। मतलब इसीलिए एज हम ऑन यूज करते हैं।
एज ऑन डेट यूज करते हैं। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं उसके लिए, एज ऑन डेट। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तब हम क्या चेक कर रहे हैं, पूरे ड्यूरिंग द पीरियड का परफॉर्मेंस कैसा रहा। और बैलेंस शीट में हम क्या देख रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर डेट पे आज हमारे पास कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटी है। तो ये हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताता है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ, उससे आपको यह आइडेंटिफाइड करना है इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये आपके सामने बैलेंस शीट है और हमने उसका टोटल कर दिया, दोनों टोटल मैच कर रहे हैं। आपको ये बताना है इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि बैलेंस शीट क्या इंडिकेट करती है, किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करती है। बताइए ये बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। सर इट्स नॉट गुड, नॉट गुड। नॉट गुड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पोजीशन एसेट के बेसिस पे देखी जा रही है। अगर आप, ये तो बिजनेस का एसेट के बेसिस पे है, बट व्हाट अबाउट द डेटर्स, व्हाट अबाउट द कैश इन हैंड, व्हाट अबाउट द बैंक, जो हमारा बैंक बैलेंस बेसिकली है वो मेरी सब है। वर्किंग कैपिटल वर्ड्स है, लाइबिलिटीज मेरी ज्यादा है और मेरी करंट एसेट्स यहाँ पे है नहीं। यस, मतलब सिर्फ हम क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, अभी हम ना तो करंट एसेट्स के बारे में सोच रहे हैं ना किसी बारे में सोच रहे हैं। अभी मेरा प्राइमरी फोकस जो है वो लोन पर है, इसीलिए मैंने कैपिटल को बहुत कम लिखा और लोन को बहुत ज्यादा लिखा। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमने तुरंत समझ लिया कि इस बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बड़ी वीक है, ये लोन लेके बहुत ज्यादा काम कर रही है कंपनी। ये बैलेंस शीट लेके इस बिजनेस का ऑनर आपके पास आया, आप बैंक में क्रेडिट मैनेजर हो, आपका काम है लोन देने का। आपने इसकी परफॉर्मेंस से देखी तो परफॉर्मेंस तो ठीक थी कि प्रॉफिट कमा रहा था थोड़ा बहुत, लेकिन आपने जैसे ही इसकी बैलेंस शीट देखी तो आपने अपना डिसीजन चेंज कर दिया, इसको लोन नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि ऑलरेडी इस पर कितना लोन है, 900 का लोन है आउट ऑफ 1000। मतलब इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पहले से ही वीक है। अगर ये हमसे भी लोन ले लेगा तो ये हमें कैसे चुकाएगा और ये सामने वाले का लोन कैसे चुकाएगा। तो हमने 2 मिनट के अंदर क्या पता कर लिया, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन को पता कर लिया। इट मींस कि बैलेंस शीट जो है हमें किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। ऐसा जनरली हम हमारे फ्रेंड सर्कल में भी करते हैं। एक एग्जांपल के लिए कि अगर आपका कोई फ्रेंड है, वो सभी फ्रेंड सर्कल में पैसे उधार लेते रहता है, कभी इससे उधार ले लिए, कभी उससे उधार ले लिए, कभी उससे उधार ले ली। आपको ये आदत उसकी पता है, तो वो आपके पास उधार लेने के लिए आया, तो क्या आप उसको पैसे उधार दे दोगे या उसको मना कर दोगे? ऑब्वियसली सर मना कर देंगे। मना कर दोगे। क्यों मना कर दोगे? क्योंकि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं ऑलरेडी है। कैप मतलब आपको उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता है, लेकिन सपोज दैट उसका ये फाइनेंशियल पोजीशन आप ड्यूरिंग द ईयर पता थी आपको, आपसे वो 30 तारीख को लेने आया था पैसे, 30 दिसंबर को, लेकिन 31 दिसंबर को उसको एक लॉटरी खुलती है और लॉटरी में उसको 1 करोड़ रुपए की कार खुलती है और उस कार को लेने के लिए उसे पे करना पड़ेगा टैक्स। और वो आपके पास आता है और ये बोलता है ये कार तो मेरे किसी काम की नहीं है, लेकिन अब लॉटरी में खुल गई है तो मुझे इसको रिसीव्ड करना है और मैं इसको बेच के पैसे दे दूंगा।
तो वो आपसे पैसे लेने आया है, किसके लिए? टैक्स पे करने के लिए। तो आपसे वो 30 लाख रुपीज उधार लेने आया, आप उसको मना करोगे या दे दोगे उस दिन पैसे 31 तारीख के दिन? सर नहीं देंगे, एक तो ऑलरेडी लोन है, फिर उस पे एक और लोन। नहीं। तो आपने क्या देखा, वो उस दिन आपने देखा उसको लॉटरी खुल गई है ना। अब लॉटरी खुल गई तो मतलब उसके पास क्या आ गई है? 1 करोड़ रुपए की असेट्स आ रही है। 1 करोड़ की असेट्स आ रही है, तो अब क्या करोगे? आप उसको डिनाई थोड़ी करोगे। 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। सपोज दैट वो आपसे केवल 30,000 रुपीज लेने आया, 30,000 टैक्स और डॉक्यूमेंटेशन पूरे करके वो कार को सिर्फ रिसीव करना है हमें, और वो कार को आके क्या कर देगा? बेच देगा, उसके किसी काम की नहीं है। या नहीं भी बेचेगा तो भी हमारा क्या हो जाएगा? डिसीजन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 तारीख को जो उसकी पोजीशन थी वो 31 तारीख को नहीं है, 31 तारीख को उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। इसीलिए हम बैलेंस शीट क्या बनाते हैं? एज ऑन डेट। हम किसी की भी As on date फाइनेंशियल बनाते पोजीशन किसी पर्टिकुलर डे पे देखते हैं, ना कि पूरे ड्यूरिंग द पीरियड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी थी। इसकी फाइनेंशियल पोजीशन पूरी जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक बहुत वीक थी फाइनेंशियल पोजीशन, इधर उधर से पैसे ले रहा था। लेकिन बताओ 31 दिसंबर के दिन जब इसके पास कार आ जाएगी और जब इसको सेल आउट कर देगा तो क्या इसको उधार लेने की जरूरत पड़ेगी क्या? इसकी फाइनेंशियल पोजीशन एकदम से स्ट्रांग हो जाएगी। तो हम यही देखते हैं बिजनेस में कि हम किसी पर्टिकुलर डे पे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करते हैं। करेक्ट। ठीक है, इसलिए बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड बनता है कि इस पूरे पीरियड में हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा। ठीक है, चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।